तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हम लोग जो अपना लेक्चर करने जा रहे हैं, प्लीज़ अपनी सोशल साइकोलॉजी का जो मैंने आप लोगों को पहले वाला पावर पॉइंट भेजा हुआ, प्लीज़ उसको खोल लीजिएगा। सोशल साइकोलॉजी के नाम से जो फर्स्ट हमारा पार्ट है, जो फर्स्ट वीक का लेक्चर है, उसको खोल लीजिएगा। उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सोशल साइकोलॉजी को किस तरह से इसमें एलेबोरेट किया गया कि social psychology is a branch of psychology concerned with how social influences affect how people think, feel, and act. The way we perceive ourselves in relation to the rest of the world plays an important role in our choice, behavior, and beliefs. Conversely, the opinions of others also impact our behavior and the way we view ourselves. तो इसमें उसने ये बताने की कोशिश की है कि हम सोशल साइकोलॉजी में ये देखने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से हम लोग यानी कि इंसान सोचते हैं, किस तरह से एक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हम अपने लिए वो कर रहे हैं, बल्कि लोगों के लिए या तो हम लोग कर रहे होते हैं या लोगों के लिए हम लोग कर रहे होते हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए हम लोग किस तरह से मुआशरे में कोई एक्ट करते हैं। इसको 3 तरह से उसने किया है: सोशल थिंकिंग, सोशल इन्फ्लुएंसेस एंड सोशल रिलेशंस। तो ये क्या चीज़ है, अगली स्लाइड को प्लीज़ देखिएगा ताकि हम लोग इसको देख सकें। सोशल थिंकिंग में ये है कि हाउ वी परसीव आवर सेल्व्स एंड अदर। इसमें यह कि हम अपने आप को कैसे देखते हैं और किस तरह से हम लोग अपने आप को परसीव करते हैं। एक तो कि लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जिस तरह से एक बड़ा मशहूर है कि लोग क्या कहेंगे। इस पर्सपेक्टिव में भी हम लोग ये कोई भी काम अगर करते हैं, जैसे कपड़े पहनना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छी जगह पे जाना, अच्छे रेस्टोरेंट में जाना, अच्छे होटल में जाना, मतलब ये भी देखते हुए कि किस तरह से लोग हमें परसीव कर रहे होते हैं, हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं। व्हाट वी बिलीव, हमारे क्या जो बिलीव्स हैं उस हवाले से हम लोग करते हैं। जजमेंट वी मेक एंड आर एटीट्यूड्स, और हमारे एटीट्यूड किस तरह से हैं। और कई बहुत औकात ये होता है कि हम लोग लोगों के लिए रिएक्ट कर रहे होते हैं इस तरह से। दूसरी इसमें जो चीज़ है दैट इज़ सोशल इन्फ्लुएंस, जिसमें हमारा कल्चर आ जाएगा, प्रेशर्स और टू कन्फॉर्म, और परसुएशंस आ जाएंगी हमारी, और ग्रुप ऑफ पीपल आ जाएगा। मतलब किस तरह से सोशली इन्फ्लुएंस हो रहे हैं ये हमारे ऊपर, और उसी तरह से फिर हम अपने बिहेवियर्स चेंज कर रहे होते हैं, या उसी तरह से हम लोग एक्ट कर रहे होते हैं, या उसी तरह से हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं या परफॉर्म कर रहे होते हैं। थर्ड जो इसमें चीज़ है दैट इज़ अ सोशल रिलेशंस, जिसमें प्रेजुडिस आ जाता है, एग्रेशन आ जाता है, अट्रैक्शन एंड इंटीमेसी या हेल्पिंग आ जाता है। तो इसमें ये तीन उन्होंने कैटेगराइज कर लिया हैं। दैट इज़ एक स्टडी है जिसके ऊपर सोशल साइकोलॉजी में वो कहते हैं कि लोग इस तरह से एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, रिएक्शंस देते हैं, या इस तरह से वो सोशली अपने आप को लोगों के साथ इंटरमीडिएट करते हैं। उसके बाद जो थर्ड स्लाइड है हमारी, दैट इज़ आल्सो डिपेंड अपॉन, जिस तरह से हम लोगों ने पिछले तीनों कैटेगराइजेशंस की हैं उसी के ऊपर है कि किस तरह से हम लोग सोशल थिंकिंग को लेके चलते हैं, किस तरह से सोशल इन्फ्लुएंसेस हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होते हैं, और किस तरह से सोशल रिलेशनशिप्स में हम लोग जाते हैं, और किस तरह से फिर अप्लाई करते हैं ये सारी चीज़ों को। सोशल साइकोलॉजिस्ट इसको प्रिंसिपल ऑफ एप्लीकेबल टू एवरीबॉडीज लाइफ, तो ये हर एक के ऊपर होता है, वेदर ही इज़ अ पुअर, इज़ अ रिच, इज़ व्हाट काइंड ऑफ द पर्सन इज़। ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस हो रही होती हैं, क्योंकि मुआशरा है, तो मुआशरे में रहते हुए ये सारी चीज़ें किसी न किसी तरीके से किसी के ऊपर असरअंदाज हो रही होती हैं। इससे अगली जो स्लाइड है हमारी, उसमें आप अगर देखेंगे तो एक कार्टून शेप में आएगा, जिसमें बड़ा ये लिखा हुआ है कि ही डिडंट एक्चुअली थ्रेटन मी बट आई परसीव्ड हिम एज अ थ्रेट। तो इसमें परसेप्शन के हवाले से बात की गई है, और उसी तरह से रिएक्शन हमारे हो रहे होते हैं कि कई दफ़ा हमारे अंदर जो सोच चल रही होती है उसी तरह से चीज़ें जो है वो हम लोग उसको करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उसी तरह से परफॉर्म कर देते हैं। राइट उसके बाद है जी हाउ इज सोशल साइकोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम अदर डिसिप्लिन। तो इसमें हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि साइकोलॉजी जो है, सोशल साइकोलॉजी, और जो दूसरे इसके डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी हैं उससे किस तरह से ये डिफरेंस है।
तो इसमें जो फोक विजडम प्रॉपर थ्योरी है उसके हवाले से बात की गई, जो उसमें ऑब्जर्वेशंस जो सब्जेक्टिव होती हैं, जिसके ऊपर इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं या जिसके ऊपर सोशल साइकोलॉजी अप्लाई उस तरह से नहीं। लेकिन सोशल साइकोलॉजी में क्या होता है कि इसमें पूरी तरह से साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए जाते हैं और एम्पिरिकल स्टडीज़ की जाती हैं, और उसके बाद कोई सोशल फिनोमिना जो है वो सामने। तो ये ऐसा नहीं होता कि सोशल साइकोलॉजी किसी प्रजम्पशन के ऊपर है, ये पूरी तरह से इसके ऊपर रिसर्चेस की जाती हैं, इसके ऊपर पूरे एम्पिरिकल स्टडीज़ की जाती हैं और फिर कुछ चीज़ जो है वो सामने निकल के आती है। उसके बाद है पर्सनैलिटी साइकोलॉजी वर्सेस सोशल साइकोलॉजी। तो पर्सनैलिटी साइकोलॉजी में क्या होता है कि फोकसेस ऑन इंडिविजुअल ट्रेड्स, उसके ट्रेड्स पे पर्सनैलिटी में बात की जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की जाती है, उसकी थॉट्स पे बात की जाती है। जबकि सोशल साइकोलॉजी में फोकस किया जाता है उन सिचुएशंस, क्या सिचुएशन है, और सोशल साइकोलॉजी से इंटरेस्टेड टू इम्पैक्ट दैट द सोशल इन्वायरमेंट एंड ग्रुप इंटरेक्शंस हैव ऑन एटीट्यूड एंड बिहेवियर्स। तो सिचुएशन देखी जाती है कि किस सिचुएशन की बिना पे उसने अपने एटीट्यूड्स या अपने बिहेवियर्स को शो किया है, और फिर उसके ऊपर स्टडीज़ की जाती हैं और फिर चीज़ जो है वो सामने निकल के आती है कि अच्छा इसके पीछे ये रीजंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सोशियोलॉजी वर्सेस सोशल साइकोलॉजी। तो इसमें सोशियोलॉजी में एक बड़ी थिन सी लाइन है जिसको हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी में इसमें होता क्या एक्चुअली। There are many similarities between the two. Sociology tends to look at social behavior and influences at a very broad-based level. अब sociology में ये चीज़ आती है, जबकि sociologists क्या करते हैं, are interested in the institutions and cultures that influence how people behave. तो उसमें क्या होता है कि लोग किस तरह से behave करते हैं, sociologist ये देख रहे होते हैं। जबकि सोशल साइकोलॉजी में साइकोलॉजी इंटेंट फोकस्ड ऑन सिचुएशनल वेरिएबल्स दैट अफेक्ट सोशल बिहेवियर। तो सोशल बिहेवियर किस तरह से किन सिचुएशन में हो रहे हैं, सोशल जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो इस तरह से चीज़ को लेके चल रहे होते हैं। इसको हमें थोड़ा सा बड़ा थिन लाइन के साथ देखना पड़ेगा कि ये किस तरह से चलता है। उसके बाद जनाब हम लोग आते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, एंड दैट इज अबाउट द गोल ऑफ सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी के गोल्स क्या है? द गोल ऑफ सोशल साइकोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड कॉग्निशन एंड बिहेवियर एज द नेचुरली अकर इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। तो सोशल बार बार बात आ रही है कि सोशली कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए हम ये देखते हैं कि एक्चुअली वजह क्या बन रही है किसी भी बिहेवियर की। तो इसमें क्या है, बट द वेरी एक्ट ऑफ ऑब्जर्विंग पीपल कैन इन्फ्लुएंस एंड अल्टर देयर बिहेवियर। किस तरह से लोग अपने बिहेवियर्स को, किस तरह से अपने एटीट्यूड्स को, किस तरह से अपनी जो आदत है उनको किस तरह से बदलने की कोशिश करते हैं। एंड फॉर दिस रीज़न मैनी सोशल साइकोलॉजी एक्सपेरिमेंट्स यूटिलाइज डिसेप्शन टू कंसील और डिस्टॉर्ट सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टडी। तो इसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं जिसमें सर्वेज, रिसर्चेज, एम्पिरिकल स्टडीज़ की जाती है ताकि वजह जानी जाए कि सोशली कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए किस तरह से बिहेवियर्स चेंज हो रहे हैं। राइट जी, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या है। तो एलपोर्ट ने 1920 में सोशल फैसिलिटेशन के हवाले से बात की। अब इसमें क्या चीज़ इंट्रोड्यूस कराई, द सोशल ग्रुप कैन फैसिलिटेट सर्टेन बिहेवियर। उसने कहा कि जो बिहेवियर्स हैं ये चेंज होते हैं। अब किस तरह से, इट वाज फाउंड दैट एन ऑडियंस वुड इम्प्रूव एन एक्टर्स परफॉर्मेंस इन वेल लर्नड easy tasks but leads to a decrease in performances on newly learned difficult tasks due to social inhibition। तो उसने कहा जो किसी भी एक्टर की, उसने एक उसमें से मिसाल ली कि किसी भी एक्टर की जो परफॉर्मेंसेस हैं वो इसलिए बेहतर होती हैं क्योंकि वहाँ पे जो ऑडियंस बैठी है वो उसको किस तरह से इनकरेज कर रही है, तो उस तरह से उसकी परफॉर्मेंस जो है वो सोशली बेहतर हो जाती है। लेकिन जो ही उसको इंकरेजमेंट मिलना, डिस्करेजमेंट मिलना शुरू होती हैं तो उसमें क्या होता है कि उसकी जो परफॉर्मेंसेस हैं वो लो होना शुरू हो जाती हैं, सोशली इनहिबिशन की तरफ चली जाती हैं। तो आल्पोर्ट ने
1920 में ये थ्योरी पेश की कि इस तरह से जो है वो सोशल फैसिलिटेशन यानी लोगों की इंकरेजमेंट से या डिस्करेजमेंट से किस तरह से किसी की पर्सनालिटी या किसी का बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है टाइम टू टाइम। राइट जी, फिस्टिंगर ने 1950 में उसने ब्लैक और एंड ब्लैक brought the idea that when we hold beliefs, attitude or cognitions which are different, तो इन्होंने कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात की कि अगर हमारी सोच और हमारा बिहेवियर मतलब दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है तो वहाँ पे फिर क्या सिचुएशन आ जाएगी, एक डिस्कम्फर्ट की सिचुएशन आ जाएगी। इसकी मिसाल उन्होंने इस तरह से दी या आप लोगों के समझने के लिए कि स्मोकिंग डिस्पाइट बीइंग अवेयर ऑफ द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ टोबैको यूज। तो क्या होता है कि अगर कोई स्मोक कर रहा है तो उसके जहन में साथ साथ चल रहा है कि स्मोकिंग से उसकी जो स्मोकिंग इज़ बैड एंड इंजूरियस फॉर हेल्थ, ये उसको पता है एक पढ़े लिखे बंदे को, लेकिन फिर भी वो कर रहा है। इट मीन्स उसका बिहेवियर और उसकी थिंकिंग जो है वो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि वो हर वक्त टेंशन में रहेगा, हर वक्त वो परेशान रहेगा। इसकी दूसरी मिसाल, इसकी 5-6 मिसाल मैंने इसमें एग्जांपल्स मैंने डाली हुई हैं। दूसरी इसकी हम लोग इस तरह से ले लेते हैं, चूजिंग टू प्रमोट अ बिहेवियर सच एज रेगुलर एक्सरसाइज। एक एक्सरसाइज बार बार किसी को कहना कि आप एक्सरसाइज करो, इससे आप बेहतर रहोगे, आपकी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगा, लेकिन खुद अगर वो एक्सरसाइज ना करता और उन्हीं सारी चीज़ों पे अमल ना करता होगा तो इसको उन्होंने हिपोक्रेसी का नाम दिया है कि किसी को तो मशवरा देना लेकिन खुद वो काम ना करना। तो इससे फिर क्या होता है कि एक डिस्कम्फर्ट हर वक्त आपके बिहेवियर में, इमोशंस में डिस्टर्बेंस ही रहती है हर वक्त। तो इस तरह से और भी मिसालें हैं, इसको आप लोग देखिएगा। अगर किसी चीज़ की समझ ना आ रही हुई तो आप लोग ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर हम लोग व्हाट्सएप पे, हम लोग ईमेल पे हम लोग इसके ऊपर रिस्पॉन्सेस कर सकते हैं, दे सकते हैं। बंडेरा ने बहुत काम किया, जैसे कि आपको पता 1963 में इसने सोशल लर्निंग थ्योरी के हवाले से बताया। इसने इसके लिए एक तजर्बा किया, इसने एक्सपेरिमेंट ये किया कि इसने एक बेबो डाल जो उसकी बहुत ज़्यादा मशहूर है, इसमें 3 ग्रुप्स लिए। एक ग्रुप इसने ये लिया कि उसको वो एक बच्चा उसको हिट कर रहा था। अब वो 3 तरह के ग्रुप्स देख रहे थे बच्चे। अब उसने क्या हुआ कि एक बच्चा जो है, एक ने देखा कि उसको मार पड़ी गई, उसको उसने कुछ इनाम दे दिया। एक को उसने बिल्कुल इनाम नहीं दिया कोई भी, उन्होंने जब उसको रोका। जो तीसरा ग्रुप था जिसको उसने कुछ ना इनाम दिया ना उसने कोई अप्रिसिएशन दी, तो उन्होंने ये सीख लिया कि अगर अच्छा काम करने पर कुछ रिवॉर्ड मिलता है तो इसलिए उन्होंने अपना बिहेवियर जो है वो चेंज कर लिया। ये इसकी एक शॉर्ट क्लिप भी है, वो मैं आपसे शेयर करूँगा, आप लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अगर तब भी अंडरस्टैंडिंग ना हो तो यू कैन मे आस्क मी, तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं कि इसको किस तरह से हम लोग सीख सकते हैं। उसके बाद विनर ने एक एट्रीब्यूशन थ्योरी के ऊपर काम किया। अब उसने क्या किया कि विनर was interested in the attribution made for experience of success and failure and introduced the idea that we look for explanation of behavior in the social world। तो उसने कहा कि हम लोग अगर बिलीव, उसका ये था कि made based on 3 areas locus which could be internal or external stability। अब उसने कहा था कि हमारी जो अकम्पलिशमेंट है, हमारी जो अचीवमेंट्स हैं, वो डिपेंड करती है कि हम लोग कितना अंदर से इंटरनली उस चीज़ के लिए ऑप्टिमिस्टिक थे, कितना उस चीज़ के लिए हम लोग चाह रहे थे कि अगर ऐसी चीज़ हो तो हमारी जो अचीवमेंट्स हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से होती हैं। तो इसके ऊपर भी एक शॉर्ट क्लिप मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, तो उसके ऊपर भी हम लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए हम लोग उसके ऊपर डिस्कशंस कर सकेंगे। ओके जी, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, व्हाट इज़ द करियर आउटलुक फॉर सोशल साइकोलॉजिस्ट। अब सोशल साइकोलॉजिस्ट के लिए क्या करियर्स हैं, किस तरह से वो अगर एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हैं तो वो उनके लिए मतलब वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो देयर आर अ लॉट ऑफ चांसेस दे कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। यहाँ पे भी अब थोड़ा सा इस तरह का माहौल बन रहा है कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को ज़्यादा बेहतरी तरीके से लेके चल सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जिस तरह से इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट। अब ये किस तरह से एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट इस फील्ड में आ सकते हैं।
Social psychologists can help business to function more effectively and efficiently. For example, they might devise a reward system for employees to help motivation them. तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन जो एक सिस्टम है उसके ज़रिए वो ज़्यादा मोटिवेट कर सकते हैं, लाइक उनके लिए कोई वो इंकरेजमेंट्स रख सकते हैं, यानी उनके लिए कोई इंटरनेशनल ट्रिप्स रख सकते हैं, उनकी कोई इंक्रीमेंट सैलरीज में हो सकती हैं, उन लोगों को मेडिकल रिलीफ्स दिए जा सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ करके ताकि उनको इंसेंटिव जितने दिए जाएंगे तो पॉजिटिविटी ज़्यादा आएगी और उन लोगों की जो एम्प्लॉयर्स हैं उनके लिए जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो ज़्यादा खुश होंगे और काम जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट किस तरह से वो इसको देख सकते हैं, अगर आप लोग एज अ सोशल साइकोलॉजिस्ट होते हो तो इसमें ह्यूमन रिसोर्स स्पेशलिस्ट माइट डिज़ाइन अ क्वेश्चनर to identify personal traits of potential workers that most align with company goals। तो जितने वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के लिए कोई क्वेश्चनर प्रिपेयर किया जा सकता है जिससे उन लोगों की स्ट्रेंथ का पता चले, और राइट मैन फॉर द राइट जॉब अगर होगा तो उस एम्प्लॉयर के लिए वो ज़्यादा प्रोडक्टिव और ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा। तो इस तरह की स्ट्रेटजीज यूज़ करते हुए उसके बाद पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, मतलब पॉलिटिशियंस अगर ना भी आप लोग बने तो पॉलिटिशियंस के साथ जो उनके ख़ास लोग होते हैं, जिस तरह से मशीर ख़ास होते हैं, उनको ख़ास मशवरे देने वाले, अगर इस तरह की कोई सूरत हाल हो तो अ स्ट्रेटजी माइट emphasize improving lagging employment number in that the hope that blue collar workers turn out to the vote for their candidate in the next election। तो वो स्ट्रेटजीज बता सकते हैं लोगों की साइकी को समझते हुए कि इस वक्त क्या उनकी साइकी है और उसके मुताबिक अगर उनके वोट ज़्यादा से ज़्यादा वो कैसे ले सकते हैं, क्योंकि उनका जो एक ही चीज़ होती है कि किस तरह से वो अपनी सीट को सिक्योर कर सकते हैं। तो देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटजीज दे कैन हेल्प देम आउट कि किस तरह से वो नेक्स्ट इलेक्शन में जा सकते हैं। पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, अब पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट में आप देख लें कि ये लोग जो देखते हैं लोगों को अच्छी तरीके से मार्केटाइज करने के लिए कि किस तरह से कौन सी चीज़ जो है वो ज़्यादा बेहतर है इनके लिए मार्केट में, किस तरह से वो लोगों को अपील कर सकते हैं। तो वो चीज़ उनके लिए अगर ज़्यादा बेहतर होगी तो मार्केट में जब लॉन्च करेंगे तो जो पब्लिक रिलेशंस हैं उन लोगों के ज़्यादा बेहतर तरीके से हैपन हो सकेंगे, ज़्यादा तरीके से वो इंटरेक्शन में आ सकेंगे और लोग उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ में लेके चल सकेंगे। टेक्नोलॉजी डिज़ाइनर इसमें है जी, टेक्नोलॉजी को किस तरह से, क्योंकि ये लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को और एक और एंगल से देख रहे होते हैं साइकोलॉजिकली, तो इसमें वो ज़्यादा अपनी इनपुट दे सकते हैं। जिस तरह से मार्केट में अगर कोई मोबाइल फ़ोन आता है तो उसमें वो देखते हैं कि कौन सी जो इस वक्त लोग हैं वो उसको पसंद कर रहे हैं, मतलब गरीब लोगों के लिए कौन सी चीज़ जो इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है, या नौजवान लोगों के लिए कौन सी, या लोगों को किस तरह से फ्रेंडली कोई ऐसी ऐप बनाई जा सकती है, किस तरह से एंड्रॉयड ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है, उसमें कौन से कैमरा के पिक्सल्स, ये सारी चीज़ों को सामने रखते हुए वो उनको मशवरे दे के तो एक अच्छी प्रोडक्ट जो है वो लाने में कामयाब हो सकते हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट हमारे फर्स्ट लेक्चर के हवाले से था। इसमें अगर किसी भी तरह से कोई सवाल आपको हो, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे है, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे है, और इसके अलावा अगर आपको कोई भी सवाल पूछना हो आप लोग कॉल कर सकते हैं। जो हमारा गूगल क्लासरूम है उस हवाले से अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही हो, नोट्स के हवाले से, पावर पॉइंट के हवाले से, तो यू कैन डिस्कस मी एनी टाइम एनीवेयर। Thank you very much for giving this attention.